सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में 14 नवंबर 1954 का बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी स्पीच जिसमें बाबा साहब भारत की राजधानी को चाहते हैं कि हैदराबाद इस देश की राजधानी बने। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि हैदराबाद मुख्य राजधानी बने भारत की, ये बात बाबा साहब कहते हैं। सामान्य साथियों, और क्या कुछ कहते हैं 14 नवंबर 1954 को हम आज आपके समक्ष बाबा साहब का ये स्पीच सीधे रखने जा रहे हैं, जिसे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 356 से 359 तक। पहले ही हमने आपको बता दिया 14 नवंबर 1954 के दिन दोपहर 12:15 बजे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आयुष्मती माई साहब अंबेडकर का हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आगमन हुआ। उनके स्वागत के लिए सिकंदराबाद से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में साथी लोग उपस्थित हैं, जिनके नाम हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जन समुदाय इकट्ठा था और इस अवसर पर क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं वो ज़रूर हम आपको बताएंगे। भाषाओं के आधार से प्रांत बनाना जो विषय है, इस आधार पर विषय रखा गया, उस पर बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि भारत के सभी भाषाई प्रांतों में अगर सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण प्रांत कोई होगा तो वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अन्य सभी प्रांतों से ठगा गया, सबने महाराष्ट्रियन का जमकर दमन किया। महाराष्ट्र पर गुजराती मारवाड़ियों का वर्चस्व है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि मारवाड़ियों की निर्बाध वर्चस्व है, महाराष्ट्र पर गुजराती मारवाड़ियों की निर्बाध वर्चस्व है, तो हैदराबाद में मराठवाड़ा पर तेलुगु लोगों का वर्चस्व है। बरहार तो हिंदी भाषियों को अपना उपनिवेश लगता है। इसके पीछे वजह है कि महाराष्ट्रियों का कमज़ोर होना। उनमें अब कोई जान नहीं बची है। आते जाते दिल्ली जीतने की वे केवल गप ही हाँकते रहते हैं। 50-60 रुपयों की लड़की के बगैर वे और कुछ नहीं कर सकते। महाराष्ट्र की परंपरा अच्छी है, लेकिन केवल दिव्य परंपरा होने से क्या हासिल हुआ? हमारे तथाकथित नेता मर्दानगी की बातें बहुत करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी महाराष्ट्र की उन्नति के लिए त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। हर एक को यही लगता है कि जवाहरलाल जी क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा। इसी डर ने सबको पछाड़ा हुआ है। ये कैसा प्रजातंत्र है, इसे क्या विवेक कह पाएंगे? आज जिनके हाथ सत्ता है उन्हें प्रजातंत्र की जानकारी भी नहीं है। उनके मन में जो आता है वही वे करते हैं। उन्हें अगर लगे तभी संयुक्त महाराष्ट्र बनेगा। सभी तरह से मुंबई महाराष्ट्र का ही शहर है। मुंबई पर आज पारसी, गुजराती, मारवाड़ी आदि बाहरी लोगों की पकड़ है, लेकिन ये केवल मुंबई की दशा, केवल मुंबई की नहीं, देश के सभी बड़े शहरों की बात है। मद्रास, कलकत्ता आदि सभी बड़े शहरों का यही हाल है। मद्रास में आंध्रवासियों के हाथ में 30% से अधिक व्यापार है। दूसरों की तुलना में आंध्र की जनसंख्या भी अधिक है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद मद्रास भौगोलिक दृष्टि से आंध्र से जुड़ा हुआ नहीं है। बंद कर। कोलकाता का उदाहरण भी देखने लायक है। कोलकाता पर बंगाली लोगों के अलावा आसामी, उड़िया आदि अन्य प्रांतों के लोगों का ही आर्थिक और व्यावसायिक राज है। बंगाली बाबू वहाँ केवल क्लर्की और मजदूरी करते हैं। इसके बावजूद कोलकाता बंगाल का ही उदाहरण है, बंगाल का ही है। फिर मुंबई महाराष्ट्र की क्यों नहीं? मुंबई महाराष्ट्र की नहीं, ये कहना भी अन्याय और अंधेपन का परिचायक है। मुंबई महाराष्ट्र को मिलेगी, लेकिन अगर उनको कुछ अलग लगा हो तो वे वैसे ही करेंगे और आपसे कहेंगे आप होते कौन हैं हमसे पूछने वाले। आपको जो करना है वो कीजिए। उनकी बात सच है, क्योंकि उन्हें पता है कि क्लर्कों की ये जात हमारा क्या बिगाड़ लेगी, बिगाड़ने वाली है। साथ ही आज का प्रजातंत्र और हर 5 सालों के बाद आने वाले चुनाव उन्हीं के पक्ष में। हमारे प्रजातंत्र में चुनावों के टिकट बेचते हैं। जो ज़्यादा पैसा देता है, चालाकियाँ करता है, वो चुनाव जीत लेता है और 5 सालों तक मौज करेगा। जिनके पास भरपूर पैसा नहीं है वे चुपचाप बैठे रहें और जो भी होता है उसे प्रजातंत्र के नाम से आशीर्वाद दें। राष्ट्र की सुरक्षा और सत्ता में समान हिस्सा हो, इस हिसाब से दक्षिण में भारत की शहर राजधानी होना आवश्यक है। मुझे लंबे समय से लगता है कि हैदराबाद, सिकंदराबाद और बोलाराम का सभी हिस्सा केंद्र सरकार अपने कब्जे में ले और यहाँ देश की सह प्रति राजधानी बनाए। दिल्ली में बैठकर सरकार अगर शासन चलाना चाहती है तब मुझे उसकी सैन्य क्षमता पर हंसी आती है। हमारे राष्ट्र को अगर सैनिकी राष्ट्र बनाना होगा
तो दक्षिण भारत में शहर राजधानी होना सुरक्षा के नज़रिए से बहुत ज़रूरी है। आज केंद्र में उत्तर भारतीयों की संख्या अधिक है। अध्यक्ष और प्रधानमंत्री की दो प्रांतों के बड़े बड़े व्यक्तियों के बीच अदला बदली चलती रहेगी। दक्षिण भारत के सामान्य जन छोटी मोटी नौकरी के लिए दिल्ली नहीं जा सकते और इसीलिए प्रशासन में उन्हें हिस्सेदारी मिलना संभव नहीं है। सभी भारतीय एक हैं, ये भले सच हो, लेकिन व्यवहार में ये भावना बेमतलब है। राजनीति में ऐसी उदारता नुकसान ही करती है। भोले भाले लोगों का इससे नुकसान ही होता है। इसीलिए हैदराबाद में उप राजधानी हुई तो दक्षिण भारतीयों को सरकारी कामकाज में हिस्सा मिलेगा, सत्ता में यहाँ के लोग भी हिस्सा ले पाएंगे। हमारे दिमाग में व्यवहार की ये बातें नहीं आती। अंग्रेजी के लिटरेचर शब्द का मराठी अनुवाद साहित्य सामग्री के अर्थ में गलत है। साहित्य खाना बनाने का हो सकता है, हजामत का साहित्य हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी के लिटरेचर के अर्थ में साहित्य शब्द न्याय नहीं करता। ज्ञानेश्वरी, एकनाथी, भागवत, तुकाराम की गाथा आदि हम पढ़ते हैं। ज्ञानेश्वर बड़ा विद्वान था, लेकिन मेरी एक आशंका है कि ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर ने वेदांत प्रभाष्य किया। ब्रह्म सत्य है और सर्वव्यापी है, ऐसा उन्होंने कहा है। ये वही ब्रह्म है जिसे पुराणों ने सृष्टि निर्माता कहा, जिसने अपनी बेटी सरस्वती के साथ बेविचार कर शादी की थी। लेकिन ज्ञानेश्वरी के अंत में उन्होंने चतुर्वर्ण का जोरदार समर्थन किया है। ज्ञानेश्वर तथा उसके अन्य भाइयों और बहन को ब्राह्मणों ने जाति से बहिष्कृत किया था। वे फिर से जाति में आना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने प्रचलित कल्पनाओं का समर्थन किया। समाज की परंपराओं के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। ब्रह्म अगर सर्वव्यापी है तो ज्ञानेश्वर कह सकते थे कि अगर आप मुझे बहिष्कृत करते हैं तो मैं महारों की बस्ती में जाकर रहूँगा, उनमें भी ब्रह्म है। लेकिन ऐसा कहने के बजाय उन्होंने भैंसे के मुंह से वेद पाठ करवाया। तब से लेकिन भैंसा बेचारा गूंगा हो गया है। इंग्लैंड के प्रजातंत्र के पीछे सैकड़ों सालों की परंपरा है। वहाँ के आम लोगों को समाज की सभी अपप्रवृत्तियाँ नष्ट होने के बाद उन्हें वयस्क मतदान, एडल्ट वोटिंग का अधिकार मिला। हमारे यहाँ लोगों का अज्ञान ही वयस्क मतदान का अधिष्ठान बना हुआ है। लोगों के पास और उनके प्रतिनिधियों के पास किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। इसलिए इस पोले प्रजातंत्र के खाकी का फ़ायदा मौकापरस्त, चालाक और हितैषी लोग फ़ायदा उठाते हैं। उपाधि पाने के लिए मैट्रिक के बाद 4 सालों तक पढ़ाई करनी पड़ती है। धीरे धीरे क्रम से हम उपाधि प्राप्त करते हैं, लेकिन लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए या मंत्री बनने के लिए हमारे लोकतंत्र में कोई क्रम नहीं है। कुछ भी करके कोई भी चुनाव जीत जाते हैं और 1000 चक्कर लगाकर रातों रात मंत्री बन जाते हैं। हमारी राजनीति की यही परंपरा है। इस प्रकार चुनाव जीतने वाले के हाथों प्रजातंत्र की परंपरा का निर्माण कैसे होगा? आने वाले 20 सालों तक समाज के शैक्षिक, बौद्धिक और वैचारिक स्तर में सुचारू रूप से बढ़ोतरी करनी होगी। लोगों को समझाकर यकीन दिलाने की पद्धति का हमें अधिक इस्तेमाल करना होगा। हो सकता है ये तानाशाही जैसा लगे, लेकिन ये ज़रूरी है। यहाँ श्रोताओं से एक सवाल पूछा कि रूस में 40 सालों से तानाशाही बरकरार रही है, उसका शिकंजा अधिकाधिक मजबूत होता गया है। उसी प्रकार क्या वह भारत में भी हमेशा के लिए कायम नहीं रहेगी? इस सवाल पर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जोखिम तो है, लेकिन बताइए कि जोखिम कहाँ नहीं है? हमारा लोकतंत्र क्या जोखिम से मुक्त है? रूस में आज भी तानाशाही का होना मुझे ठीक नहीं लगता। इस दीर्घ काल अवधि का उपयोग कर रशिया को असल में असली प्रजातंत्र और व्यक्ति की आज़ादी को स्थापित करना चाहिए था, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ। तानाशाही में ये जोखिम होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन प्रजातंत्र के लिए जरूरी जागरूकता और परंपरा हमारे यहाँ है कहाँ? अंधविश्वास, रूढ़िवादिता आदि दोषों के कारण हमारा समाज अंधा बन गया है। कुंभ के मेले में नंगे साधुओं के पैरों तले कुचलकर हजारों नागरिक मर गए। धर्म के प्रति इतना अंधविश्वास और पागलपन विश्व में किसी देश में हमें दिखाई नहीं देता। ये घटना क्या दर्शाती है? मैं अगर मंत्री होता और अगर अधिकार होते तो मैं उन साधुओं को सेना भेजकर भगा देता, जरूरत पड़ने पर गोलियां भी बरसाता। पहाड़ों पर रहने वाले साधुओं को अगर लोगों के बीच आना हो तो उन्हें कपड़े पहनकर ढंग से आना चाहिए। लेकिन हमारे शासकों ने ऐसे समय क्या किया? लोगों के अंधविश्वास को धार्मिक लोकप्रियता के लिए उन्होंने बस भुनाया। इसी के साथ बाबा साहब अपने स्पीच को समाप्त करते हैं। सामान्य साथियों, आज का प्रश्न है, अगर आपने अम्बेडकर संदेश अंत तक सुना है तो इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हमारा समाज अंधा बन गया है। आखिर ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा है?
क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब? क्या अंधविश्वास पर उन्होंने या पाखंड पर हमला किया है, तंज कसा है? आप मार्गदर्शन कीजिए इस प्रश्न का जवाब देकर। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ आज के अंबेडकर संदेश को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक निवेदन के साथ कि आप इस अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने की अपने स्तर से कोशिश ज़रूर करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब दीजिए इजाज़त। मैं हूँ सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT इलाहाबाद का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।